हेलो दोस्तों, ये है इतिहास का पहला पाठ। इस पाठ का नाम है भौगोलिक खोजें। आज के वीडियो में हम विश्व में हुई भौगोलिक खोजों के बारे में जानेंगे और इन खोजों के क्या परिणाम निकले उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए इससे पहले हम ये जानें कि ये भौगोलिक खोजें कौन सी हैं। हमें ये पता करना चाहिए कि आखिर ये खोजें शुरू क्यों हुई थी। इतिहास के जिस काल में ये खोजें की गईं, उस वक्त धरती के बारे में हमारा ज्ञान बहुत ही कम था और जितना भी ज्ञान था वह अंधविश्वासों से युक्त था। दोस्तों आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि पहले के लोग मानते थे कि धरती का आकार गोल नहीं बल्कि चपटा है। इसके साथ साथ उन्हें यह भी लगता था कि समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने तक पृथ्वी के किनारे से वे गिरकर अनंत में विलीन हो जाएंगे। इस मान्यता के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। दोस्तों इसी के साथ साथ समुद्र की यात्रा बहुत ही कष्टपूर्ण और असाध्य भी थी। जहाजों का आकार बहुत छोटा था और वे असुरक्षित भी थे। इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भूगोल खोजें शुरू हुई और इन खोजों के शुरू होने का मूल कारण था वाणिज्य और व्यापार की समृद्धि। बढ़ते समुद्री व्यापार के चलते हमारा भौगोलिक ज्ञान भी बढ़ने लगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इन भौगोलिक खोजों की शुरुआत कैसे हुई। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध में यूरोपीय सामंत शक्तिशाली अरबों से पराजित हुआ। इसके चलते उनका दम टूटने लगा, लेकिन इस पराजय का एक सकारात्मक परिणाम भी निकला। इस धर्म युद्ध के दौरान यूरोपियनों को महसूस हुआ कि उन्हें दुनिया के हर पहलू को समझना चाहिए। यूरोपीय देशों की बढ़ती समुद्र यात्राओं के चलते कई नए आविष्कार हुए। इन आविष्कारों से समुद्री यात्रा और नौसेना का विकास आसान हुआ। चलिए देखते हैं ये आविष्कार कौन से थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपास की। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। इस दौरान नाव निर्माण कला में भी बहुत से विकास हुए। इटली, स्पेन और पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े और मजबूत जहाज बनने लगे। सिर्फ यही नहीं, पुर्तगालियों ने एक नए हल्के और तेज चाल चलने वाले जहाज का निर्माण किया, जिसका नाम था कैरावल। इस समय तक दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों में बहुत ही मददगार था। दोस्तों ये तो थी भौगोलिक यंत्रों की खोज। चलिए अब हम द्वीपों और महाद्वीपों की खोज के बारे में भी जानते हैं। सन 1488 में पुर्तगाली व्यापारी, जिनका नाम बार्थोलोम्यू डियाज था, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका की दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचे। इस बिंदु का नाम उत्तम आशा अंतरिक्ष है, जिसको अंग्रेजी में केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। इसके बाद 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक खोजकार ने अमेरिका की खोज करी। जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे तो उन्हें लगा कि अमेरिका भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। इसके चलते उन्होंने यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। यह गलतफहमी आगे चलकर स्पेन के एक नाविक अमेरिगो वेस्पूची ने दूर करी और बताया कि अमेरिका एक अलग महाद्वीप है। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। इसके बाद 1498 में वास्को ड गामा नाम के एक साहसी पुर्तगाली नाविक ने उत्तम आशा अंतरिक्ष से होते हुए भारत के मालाबार तट तक यात्रा की। उस समय के स्थानीय शासक का नाम जमोरिन था, जिन्होंने वास्को ड गामा का स्वागत किया। सिर्फ यही नहीं,
अपनी यात्रा के दौरान वास्को ड गामा को दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी मिला जिसका नाम अब्दुल मजीद था। उसी की मदद से वास्को ड गामा को भारत तक का सीधा रास्ता मिला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने करी थी? चलिए मैं बताती हूँ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज कैप्टन कुक ने करी थी, जो कि एक अंग्रेजी खोजकर्ता थे। चलिए दोस्तों, ये तो थी भौगोलिक खोजों के बारे में बातें, लेकिन आखिर इन भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या हुआ? इससे हमारे विश्व को क्या-क्या फायदे हुए? चलिए नजर डालते हैं। सबसे पहला परिणाम था व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी। इन नए देशों की खोज होने से पहले व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, लेकिन इन खोजों के बाद व्यापार अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर तक फैल गया। पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम जैसे शहर व्यापार का प्रमुख केंद्र बने। दिन पर दिन विशाल होती अर्थव्यवस्था और बढ़ते व्यापार के चलते सोने और चांदी का कारोबार बढ़ने लगा। दोस्तों, इन भूगोलिक खोजों का दूसरा परिणाम था औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास बढ़ता रहा। सिर्फ यही नहीं, जहां पहले व्यक्ति व्यापार करते थे, अब बड़ी-बड़ी व्यापारिक कंपनियां बनने लगी। इन कंपनियों के बनने से वाणिज्यवाद का भी विकास हुआ। इन व्यापारिक कंपनियों के चलते पूंजीवाद व्यवस्था का भी जन्म हुआ। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा, सोने चांदी की महत्वता बढ़ने लगी। इस बढ़ती महत्वता के चलते सोने चांदी की लूट हुई और इसका भंडारण भी शुरू हो गया। इन भंडारों को प्राप्त करने में स्पेन अग्रणी था। दोस्तों, ये तो थे इन भौगोलिक खोजों के कुछ आर्थिक परिणाम। चलिए देखते हैं इन खोजों का धर्म पर क्या असर पड़ा। उपनिवेशवाद के चलते ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ। जेरूसलम की लड़ाई के चलते ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, वह फिर से चल पड़ा। अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के कई राज्यों में धर्म का प्रचार हुआ। इसका नकारात्मक प्रभाव ये था कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया और सांस्कृतिक अतिक्रमण भी किया गया। वहीं दूसरी ओर इस प्रचार के चलते चर्च की प्रभुसत्ता को तर्क की नजर से देखा जाने लगा। लोग धर्म को अब तर्क की नजर से देखते थे। दोस्तों, अब हम जिस परिणाम की बात करेंगे वह उपनिवेशवाद और भौगोलिक खोजों का सबसे भयंकर परिणाम है, जो कि है दास व्यापार। बढ़ते व्यापार वाणिज्य के चलते और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वजह से मानव श्रम की महत्वता बढ़ने लगी। व्यापारिक कंपनियों में काम करने के लिए अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाने लगा। 16वीं शताब्दी तक इस कार्य ने पूरी तरह से व्यापारिक रूप ले लिया। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाजों में ईंधन भोगने जैसे कई कठिन काम करवाए जाते थे। इसके साथ साथ इन पर अमानवीय अत्याचार भी होते थे। इन भोले भाले और कमजोर लोगों का शोषण किया जाता था। इन भौगोलिक खोजों के कुछ और भी परिणाम थे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, लोग धर्म को अब तर्क की नजर से देखने लगे थे। चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। इसके चलते यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। इस दौरान नक्शे, नक्षत्र प्रणाली आदि जैसे कई और अनोखे आविष्कार भी हुए। इसके साथ साथ नई फसलों का आदान प्रदान भी हुआ। उदाहरण के तौर पर यूरोप में चाय, गन्ना, मक्का, आलू जैसे नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ और दूसरी तरफ यूरोप के माध्यम से कॉफी, तंबाकू
आलू जैसी वस्तुओं का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। तो दोस्तों, अगर हम इन भौगोलिक खोजों का कुल मिलाकर परिणाम देखें तो इस दुनिया का यूरोपीकरण हो गया। चलिए, आज के पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। आइए एक बार फिर देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा भौगोलिक खोजें शुरू होने के कारण, अनोखी भौगोलिक खोजें और उनके आविष्कारक कौन थे, और भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या थे। दोस्तों, इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए आप घर जाकर अपनी इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया में से पाठ 1 भौगोलिक खोजें जरूर पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम इस पाठ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।